नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10 मार्च को परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण समारोह में उनके मंत्रियों के साथ शपथ ले ली है। जंबो जेट मंत्रिमंडल ने शपथ ली है। 48 से ज़्यादा मंत्री बनाए गए हैं योगी आदित्यनाथ के साथ। अब इस मंत्रिमंडल के क्या निहितार्थ हैं, क्यों कई लोगों के पर काटे गए, क्यों कई लोगों के नाम कट गए, क्यों नए नाम जोड़े गए, कि जिन लोगों की चर्चा हो रही थी वो लोग मंत्रिमंडल से कैसे बाहर आ गए और इस मंत्रिमंडल में क्या इसका असर होगा। आज हम ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं कि क्यों अपर्णा यादव का नाम कट गया, क्यों पंकज सिंह का नाम कट गया, क्यों दिनेश शर्मा का नाम कट गया और कैसे स्वतंत्र देव सिंह डिप्टी सीएम बन गए और कैसे ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बन गए। ये तमाम सारी चीजें अगले 20 मिनट में मैं आपके साथ बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य की कि आखिर हारने के बाद उन्हें डिप्टी सीएम के पद पर क्यों लाया गया। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से कौशाम्बी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको चुनाव हारने के बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लाया गया है। वो पिछड़ों के नेता हैं और पिछड़ों में उनकी एक वोट बैंक है और उनका बहुत दूर तक संदेश जाता है। केशव मौर्य के जीतने और हारने का 2024 का में बहुत असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर उन्हें मंत्रिमंडल में कोई कम पद दिया जाता या उनकी हैसियत घटाई जाती तो निश्चित रूप से पिछड़ों के वोट बैंक में सेंध लगता और भारतीय जनता पार्टी इस समय किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को दलित वोट में और पिछड़ों के वोट बैंक में साधने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री का पद दोबारा दिया गया है। यही नहीं, उन्हें जो विभागों का बंटवारा होने वाला है उसमें भी बढ़ोतरी की जा रही है और उनका कद पिछली बार की कहें तो पिछली बार की तुलना में ज्यादा बड़ा पद होगा और ज्यादा उनके साथ जो मंत्रिमंडल होगा वह भी प्रभावी रखा जाने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ दिनेश शर्मा का नाम कट गया। दिनेश शर्मा दरअसल राज्यसभा से सदस्य हैं और दिनेश एमएलसी हैं और दिनेश शर्मा ने इस बार कोई चुनाव नहीं लड़ा था। पिछले चुनाव की अगर आप देखेंगे तो 2022 के चुनाव परिणाम में भी उनकी कोई बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं थी। दिनेश शर्मा ऐसे थे जो उनके वोट बैंक बहुत ज़्यादा नहीं था, यानी कि अगर उनको हटाया जाता तो उनके वोट बैंक से कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन ब्राह्मणों को साधने के लिए, चूंकि उत्तर प्रदेश के पिछले बार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पर ब्राह्मणों के साथ बहुत सारी चीजें चल रही थी कि ब्राह्मण जो है उनके साथ नहीं है, ब्राह्मणों का योगी आदित्यनाथ बहुत ध्यान नहीं रखते हैं, ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है। ब्राह्मणों को लेकर विपक्ष ने उनके साथ बहुत घेराव किया था और इसको मुद्दा भी बनाया गया था। हालांकि ये मुद्दा चुनाव में काम नहीं किया, इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे फेल हो गए। तो इसके बाद दिनेश शर्मा को हटा करके उनकी जगह पर कद्दावर मंत्री ब्रजेश पाठक को लाया गया है। ब्रजेश पाठक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके साथ साथ उन्हें दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कद बढ़ाने के पीछे कारण ये है कि ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री हैं, उनके साथ जन समूह खड़ा हुआ है। हर दिन उनसे मिलने, ब्रजेश पाठक की हैसियत वो है कि आप रात 12 बजे भी उनके पास जाएंगे तो किसी भी समस्या में आप होंगे तो वो आपके साथ मदद को तत्पर रहते हैं। ब्रजेश पाठक का वो कद है कि हर दिन उनके पास 100 से 500 लोग उनके पास पहुंचते हैं, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में दूसरी महामारी रही हो। दोनों कोरोना महामारियों में उनके पास भीड़ का जमाव रहा और उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला, लेकिन इसीलिए उनका कद बढ़ाया गया। अब ये दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ लगाए गए हैं। पिछली बार जब उप मुख्यमंत्री आए थे तो कहा गया था कि वो दोनों मुख्यमंत्री को कूल रखने के लिए लाए गए हैं, लेकिन इस बार के जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो सशक्त हैं, वो रबर स्टैंप बन के नहीं रहने वाले हैं। इस बार दोनों उप मुख्यमंत्रियों की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ेगी और दोनों मुख्यमंत्री तर्क तेवर में भी रहेंगे। इस बार का जो चूंकि 2024 का गणित है, इस बार जो ब्रजेश पाठक हैं वो भी केवल दिखावे के लिए ब्राह्मण मंत्री नहीं हैं, वह काम भी करेंगे। कहा जा रहा है कि इस बार योगी मंत्रिमंडल में जितने भी ब्राह्मण चेहरे लाए गए हैं वो सारे के सारे चेहरे नहीं बन के रहेंगे बल्कि काम करेंगे, ताकि ये संदेश जाए कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वह ब्राह्मण की विरोधी नहीं है, ब्राह्मणों के साथ वो उसी तरह से खड़ी है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ
ये तीनों चीजें लेकर के भारतीय जनता पार्टी जब आगे बढ़ी हुई है, तो ऐसे में ब्राह्मणों को साधने की बात हुई है। तीसरे मंत्री जो लाए गए हैं अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा जब पिछली बार नरेंद्र मोदी के साथ थे और वहां से इस्तीफा देकर के उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया था, और उत्तर प्रदेश जब भेजा गया था तभी से चर्चाएं हो रही थी। हालांकि उन्हें पिछले योगी कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई और उन्हें मंत्री बनाया जाना था, लेकिन नहीं बना पाया जाएगा। चर्चा हो रही थी डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन तमाम सारी चर्चाओं पर योगी आदित्यनाथ ने विराम लगाया और इस बार अरविंद कुमार शर्मा को भी जगह मिल पाई है। अरविंद कुमार शर्मा एमबीए हैं और उन्हें जो जगह मिली है उससे माना जा रहा है कि सरकार में प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ी है और अरविंद कुमार शर्मा भी सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चौथे मंत्री जो लाए गए हैं, बेबी रानी मौर्य लाई गई। बेबी रानी मौर्य दलित समाज से आती हैं, आगरा से हैं और वो दलितों में पैड बनाई जाती हैं। गवर्नर रही थी, गवर्नर से उन्हें इस्तीफा दिला करके उन्हें यहाँ लाया गया और गवर्नर के बाद उन्हें माना जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री के बजाय उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और दलितों में उनकी बहुत भूमिका रहेगी और उन्हें जो मंत्रालय दिया जाने वाला है वह भी बेहद अहम मंत्रालय दिया जाने वाला है। इस बार योगी आदित्यनाथ में एक अहम चेहरा है स्वतंत्र देव सिंह। कहा जा रहा है कि ये योगी मंत्रिमंडल में सबसे खास रहने वाला है। इन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष थे और उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में आई है। इसके पीछे स्वतंत्र देव सिंह की खास भूमिका है और यह भी कहा जाता है स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गुड बुक में हैं। सबसे ज्यादा अगर करीबी हैं तो स्वतंत्र देव सिंह ही हैं। कल जब मुख्यमंत्री लोक भवन में कैबिनेट की पहली बैठक के बाद ब्रीफिंग कर रहे थे तो एक तरफ नियमानुसार मुख्यमंत्री की एक तरफ एक डिप्टी सीएम होता है, दूसरी तरफ दूसरा डिप्टी सीएम होता है, लेकिन कल जब वो बैठे थे तो उनके एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य थे और दूसरी तरफ थे स्वतंत्र देव सिंह। ये भारतीय जनता पार्टी की बैठक नहीं थी, ये सरकार का ब्रीफिंग हो रही थी, सरकार ब्रीफिंग कर रही थी। ऐसे में दोनों तरफ डिप्टी सीएम ना हो करके एक तरफ स्वतंत्र देव सिंह को बैठाया गया। यही से संदेश चला गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उप मुख्यमंत्री से ज्यादा अगर कोई करीबी रहने वाला है तो स्वतंत्र देव सिंह है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चली तो स्वतंत्र देव सिंह को सबसे अहम इंपॉर्टेंट मंत्रालय मिलने वाला है, वो बहुत प्रमुख रहने वाले हैं। और अगर ये कहा जाए कि 24 घंटे मुख्यमंत्री के साथ साये की तरह अगर मुख्यमंत्री खुद उनको रखेंगे तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सबसे प्रिय हैं और उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल पाई है। इसी तरह से अगर आप बात करें तो जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उन्हें केशव प्रसाद मौर्य के बाद जगह मिली थी, जबकि वो उम्मीद कर रहे थे वो सीट के पास 2 मिनट रुके भी, लेकिन जब स्वतंत्र देव सिंह उस सीट पर बैठ गए तो वो सीट से उठ करके दूसरी तरफ चली, यानी तीसरे नंबर पर उन्हें जगह मिल पाई। मुख्यमंत्री के बाद केशव प्रसाद मौर्य के बाद ब्रजेश पाठक। इसी से चल रहा था कि उनका कद किस तरह से बढ़ने वाला है, मतलब पीछे किया गया है। और ब्रजेश पाठक के बाद केशव मौर्य थे, केशव मौर्य मुख्यमंत्री के बाद दिनेश शर्मा थे। तमाम सारे लोग ऐसे हैं जिनका इस मंत्रिमंडल में कद बढ़ाया गया है और तमाम सारे लोग ऐसे हैं जिनको लाया गया है। दिनेश शर्मा को हटाया गया है। दिनेश शर्मा को हटा करके कहा जा रहा है कि उन्हें संगठन में पद मिलने वाला है, जबकि संगठन में उन्हें किस पद से दिल मिलेगा यह कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन यह तय है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनकी जो शैली है वो अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक ऐसा सशक्त नेता चाहिए जो तल्ख हो, जो तेज हो, तो दौड़ धूप कर सके, कार्यकर्ताओं के साथ 24 घंटे खड़ा रह सके। लेकिन दिनेश शर्मा की वो तासीर नहीं है। दिनेश शर्मा विनम्र हैं, नम्र हैं, वो कार्यकर्ताओं के बीच उतना प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को नहीं रखते हैं। दिनेश शर्मा बहुत विनम्रता से अपनी बात रखते हैं, लेकिन प्रदेश में चूंकि 2024 का चुनाव है, इसलिए कहा जा रहा है योगी मंत्रिमंडल पे मोदी का प्रभाव सबसे ज्यादा दिख रहा है। अगर आप पूरे मंत्रिमंडल को निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि इस मंत्रिमंडल में योगी के पसंद के चेहरे नहीं लाए गए हैं और योगी आदित्यनाथ की नहीं चली है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अगर चलती तो मंत्रिमंडल के गठन में 15 दिन का समय नहीं लगता। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन नहीं, पूरे 15 दिन का समय लिया गया है मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कराने में, क्योंकि
यही नहीं तय हो पा रहा था कि किसकी चलेगी। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर पर्यवेक्षक बना के लाया गया, जिस तरह से जेपी नड्डा को यहाँ पर लगाया गया, धर्मेंद्र प्रधान को लगाया गया, 3 बार दिल्ली में बैठक हुई, 2 बार उत्तर प्रदेश में बैठक हुई, और इन बैठकों के बाद जो नाम तय हुए वो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की पसंद के नहीं थे। योगी आदित्यनाथ की पसंद अगर चलती तो राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का नाम बहुत तेजी से चल रहा था। पंकज सिंह को जो संदेश था उसके मुताबिक उन्होंने आरटीपीसीआर की जांच भी करा ली थी ताकि उन्हें मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जा सके, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। जब पिछले दिनों तमाम सारी चीजें हुई, जब कहा जा रहा था नेतृत्व के बीच में उनकी नहीं चल रही थी, जब आपको याद होगा पिछले कार्यकाल का योगी जी का अंतिम कार्य वक्त चल रहा था, तब दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच तनाव चल रहा था। राजनाथ सिंह खुल करके सामने आए थे योगी आदित्यनाथ के साथ। तभी से माना जा रहा था कि इस बार योगी आदित्यनाथ जो है राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को बनाएंगे। बहुत ज्यादा वोटों से जीत करके आए हैं वो, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वोट बैंक, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। दूसरा नाम अपर्णा यादव का चल रहा है। कहा जाता है कि अपर्णा यादव के लिए योगी आदित्यनाथ बहुत कोशिश कर रहे थे कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल पाए, लेकिन अपर्णा यादव को जगह नहीं मिल पाई। कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव को मोदी की तरफ से ये संदेश नहीं मिल पाया कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, क्योंकि अगर ये संदेश जाता तो कहा जाता कि इस सरकार में फिर से ठाकुरों की बाढ़ आ जा रही है, क्योंकि अपर्णा भी बेस्ट हैं और योगी आदित्यनाथ भी बेस्ट हैं। तो इसी के चलते अपर्णा यादव को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। इसी तरह से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को जगह नहीं मिल पाई है, क्योंकि वह भी ठाकुर जाति से संबद्ध है। इसी तरह से अन्य मंत्रियों के भी पत्ते नाम काटे गए हैं। जो तमाम सारे ऐसे नाम थे जो और सारे लोग जुड़ रहे थे, उनको भी नाम से मंत्रिमंडल से हटाया गया है। श्रीकांत शर्मा को नहीं लाया गया है, सिद्धार्थनाथ सिंह को नहीं लाया गया है, और उनकी जगह पर बलिया से दयाशंकर सिंह को लाया गया है। दयाशंकर इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय का खास स्थान है। मंत्रिमंडल में 6 से ज्यादा ऐसे मंत्री हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं। महेंद्रेश्वर शरण सिंह, दयाशंकर, ऐसे तमाम सारे नाम हैं जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं, और ये छात्र राजनीति से होकर के आए हैं ऐसे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब योगी मंत्रिमंडल का गठन तो हो चुका है, लेकिन उस पर जिस तरह से पूरी की पूरी छाप दिख रही है मोदी जी की, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही चली है। अब देखना ये होगा कि जो अगले 5 साल का कार्यकाल है वो उस पर योगी मंत्रिमंडल पर और योगी सरकार की शैली पर, उनके कार्यों पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमोट से दिल्ली से बैठ करके कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये तय है कि योगी सरकार पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की कोशिश मोदी मंत्रिमंडल जरूर करेगा। और क्योंकि आप देख सकते हो कल जब योगी आदित्यनाथ ने पहली कैबिनेट की बैठक की और उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 महीने का मुफ्त राशन की योजना बढ़ा दी है, और शाम होते होते जब ये पहले पन्ने की सुर्खियां बनती उसके पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र से एक आदेश दिया और कहा कि 6 महीने के लिए केंद्र की ओर से मुफ्त राशन की योजना बढ़ा दी गई है। कहा योगी जी कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, लेकिन इस एक निर्णय से साफ दिख जाता है कि डबल इंजन की सरकार में इस बार सामंजस्य नहीं है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। योगी आदित्यनाथ के आगे मोदी मंत्रिमंडल का प्रभाव दिखना चाहता है, इसीलिए अब वो खबर पीछे हो गई। और चूंकि केंद्र की योजना थी और 6 महीने तक बढ़ाई गई थी, इसलिए उत्तर प्रदेश की वो जो बहुत बड़ी योजना थी उस पर अब चर्चा पर विराम लग गया है। अब ऐसे तमाम सारे निर्णय आने वाले हैं। अब देखना यह है कि 29 तारीख के बाद जब योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यशैली शुरू करेगी उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस बार मंत्रिमंडल के गठन के बाद से मुख्यमंत्री का जो ऑरा है, जो उनकी तासीर है, उनके जानने वाले लोग समझते हैं कि मुख्यमंत्री बहुत देर तक दबाव में रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उनके ऊपर किसी का नियंत्रण बहुत देर तक वो अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते हैं। लिहाजा यह भी तय माना जा रहा है कि अगर मोदी मंत्रिमंडल ने या ऊपर के हाईकमान ने बहुत ज्यादा दबाव में रखने की कोशिश की तो योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से अपनी शैली में काम करेंगे, क्योंकि वो अपनी ही शैली में काम करते हैं। उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है दबाव में रखने के वो अपने ऊपर रखने नहीं देते हैं। लिहाजा ऐसे समय में
जब मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है तब अब वो विभागों का बंटवारा कैसे होगा, इससे भी एक संदेश जाएगा कि किसकी चल रही है। अगर मंत्रिमंडल का जो बंटवारा होगा, विभागों का बंटवारा होगा, उससे पता चलेगा कि क्या तस्वीर रहने वाली है। और अगर योगी आदित्यनाथ की चली तो निश्चित रूप से इस बार का शासन और ज्यादा उग्र होने वाला है, इस बार और ज्यादा सख्ती होने वाली है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों की बैठक में साफ कह दिया है कि अधिकारी समझ लें हमारा एजेंडा क्या है, वो अपने एजेंडे पर ही आगे बढ़ने वाले हैं। निश्चित रूप से उन्होंने कहा था कि 10 मार्च के बाद मैं लोगों की गर्मी शांत कर दूंगा। अब ये देखना है कि जिन लोगों की गर्मी शांत करने की उन्होंने बात की थी, 10 मार्च बीत चुका है, आज 25 मार्च हो चुका है और अब गर्मी बढ़ गई है। ये बात दूसरी है कि जिन लोगों के लिए उन्होंने कहा था वो अब शांत हो गए हैं, अपने बिल में वापस चले गए हैं। लिहाजा अब वो लोग किस तरह से उनके साथ व्यवहार होगा, किस तरह से अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर बाबा की जो छवि थी उस पर योगी आदित्यनाथ और कितना खरे उतरने वाले हैं, यानी कि इस बार सरकार में और कितनी सख्ती होने वाली है, योगी आदित्यनाथ कितने और कड़े तेवर दिखाने वाले हैं, ये उनके आने वाले फैसलों से तय होगा। लेकिन फिलहाल ये तय है कि योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल पर मोदी की पूरी तरह से चली है और मोदी जी ने जिसको चाहा है उसे ही मंत्री बनाया है। योगी आदित्यनाथ की पसंद की इस सरकार में कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है जिस पर उन्हें बहुत ज्यादा अपने प्रभाव के चलते उसे स्थान मिल पाया है। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह उनके प्रिय मंत्रियों में से हैं। अब देखना है कि दोनों की जोड़ी, पिछले बार प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की जोड़ी थी, इस बार दोनों कैबिनेट में हैं, एक मुख्यमंत्री है दूसरा कैबिनेट मंत्री है। अब देखना है दोनों मिलकर के किस तरह से सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाते हैं। आप अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।